दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में जो आओ अंग्रेजी सीखें का पहला लेसन है, ये एक इंट्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं टाइटल में लेसन 1 के अंतर्गत इंट्रोडक्शन हाउ टू लर्न अ नॉन नेटिव लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। नॉन नेटिव का यहाँ पर अर्थ आप समझ सकते हैं जो हमारी देश की लैंग्वेज ना हो, जो मदर टंग ना हो। जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये समझ लें कि इसको सीखने का सही तरीका क्या है, तो बहुत सारे भटकाव जिनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजरते हैं या उन्हें गुजरना पड़ता है, उनसे हम बच सकते हैं। तो मुझे लगा कि सबसे पहले आपके साथ यही शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर एक लेसन बनाया है। तो इसमें हम समझते हैं कि इसकी क्या सही प्रोसेस होती है, क्या तरीका होता है, सो दैट आगे के जब वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं हर वीडियो में नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको पता होगा कि उन वीडियोज़ को देखने के दौरान या देखने के उपरांत और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको करनी ज़रूरी हैं। चलिए चालू करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये समझें कि नॉन नेटिव लैंग्वेज को किस तरीके से सीखना है, पहले हम ये याद करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो मदर टंग है उसको हमने किस तरीके से सीखा। हम में से बहुत सारे लोगों की मदर टंग क्या है? हिंदी। अगर हम भारत देश की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं, उनकी जो मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी है। तो हिंदी को अगर आप थोड़ी सी ध्यान देंगे कि आपने किस तरीके से सीखा। हम में से प्रायः किसी भी व्यक्ति ने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, किसी प्रकार की क्लास ज्वाइन नहीं की हिंदी भाषा को सीखने के लिए। उसके बावजूद हम बहुत अच्छे तरीके से इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। बट इसको हमने सीखा किस तरीके से? अगर आप थोड़ी सी ध्यान देंगे अपने बचपने पे, तो सबसे पहले आपने इस लैंग्वेज को सुना है। ठीक है, आप जब छोटे थे तो आपके परिवेश में जो भी लोग थे, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, वो इस भाषा का प्रयोग करते थे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। उसे आप सुनते थे। यद्यपि शुरू में आपको पूरी बातें उनकी समझ में नहीं आती थी, बावजूद उसके उनके द्वारा कुछ शब्दों का रिपीटेटिवली यूज़ करने की वजह से आप एक एक करके एक एक शब्द के अर्थ को समझना आपने चालू किया। उसको किस चीज़ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके साथ एसोसिएट करना आपने चालू किया। और जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर शब्द की मीनिंग आपको क्लियर होती गई, आपने उसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तो पहले आपने सुना, उसके बाद आपने क्या किया? समझा। ठीक है, और जितनी चीज़ आपके समझ में आनी चालू हो गई उसको आपने यूज़ करना चालू कर दिया। मतलब आपने उसका प्रयोग भी करना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया। लिखना बहुत बाद में आया। लिखना तब आया जब हमने स्कूल जाने की तैयारी चालू की या स्कूल जाना चालू कर दिया। तो ये मदर टंग सीखने की एक कॉमन प्रोसेस है। कोई भी मदर टंग जो होती है वो प्रायः इसी प्रोसेस में सीखी जाती है। पहले लिसनिंग होती है, लिसनिंग के बाद बच्चा उस भाषा को समझता है और जितनी चीज़ें वो समझते जाता है। वो कभी ऐसा डिसाइड नहीं करता है कि मैं तो बोलना तभी चालू करूँगा जब मुझे सब कुछ आ जाएगा समझ में, तभी बोलूँगा मैं। जैसा कि आमतौर पे नॉन नेटिव को करते समय लोग करते हैं कि जब मेरे को सारी इंग्लिश आने लगी तभी मैं बोलना चालू करूँगा। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि जितनी चीज़ें आपको समझ में आती जा रही हैं उसको आप अप्लाई करना चालू कर दें, उसको बोलना चालू कर दें, लिखना चालू कर दें। अब हम आते हैं नॉन नेटिव की तरफ कि नॉन नेटिव जो है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ इंग्लिश की, क्योंकि हम इंग्लिश सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसकी क्या प्रोसेस होगी या क्या प्रोसेस होनी चाहिए? अब जिसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती उसे अगर आप बोलने के लिए कहेंगे तो वो डायरेक्ट कैसे बोलेगा? नहीं बोल पाएगा, चाह के भी नहीं बोल पाएगा। अब इसमें पहला स्टेप जो लिसनिंग का है वो भी बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। आमतौर पे जिस परिवेश में वो रहते हैं, जिस परिवेश से वो आते हैं, वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं उनकी सराउंडिंग में। इसलिए पहला स्टेप ही वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब समझ में ही नहीं आ रहा है तो बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? और यही वजह है कि स्कूल जाने के बावजूद मेरे ख्याल में मैक्सिमम स्कूल्स में एटलीस्ट 6 क्लास से तो इंग्लिश लैंग्वेज आ ही जाती है सीखने के लिए। और 6वीं से 12वीं तक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में एक सिंगल सेंटेंस भी सही तरीके से बनाना नहीं आता है। तो उसकी वजह यही है कि उनकी समझ में ही नहीं आई वो लैंग्वेज, और उन लोगों ने भी प्रयास नहीं किया उनकी प्रॉब्लम को समझने का, उनको समझाने का।
और इसलिए आज वो ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस चैनल का निर्माण इसी उद्देश्य से किया है कि ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि वो इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, मैं उनके साथ जो थोड़ा बहुत मुझे आता है इस भाषा के बारे में वो शेयर करूं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर वो मेरी बताई बातों को मानेंगे तो एटलीस्ट जितनी इंग्लिश मुझे आती है उतनी तो मैं उन्हें सिखा ही सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। तो इंग्लिश को अगर हमको सीखना है तो इसमें सबसे पहला स्टेप ही आ जाता है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले भाषा समझ में आनी चाहिए। जब तक भाषा समझ में नहीं आएगी तो चाहकर भी कोई व्यक्ति बोलने अथवा लिखने के लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये पहला स्टेप जो है अंडरस्टैंडिंग, बस इसी रोल को प्ले करने के लिए टीचर आपके जीवन में आते हैं। फिर वो ऑफलाइन टीचिंग हो या ऑनलाइन टीचिंग हो, टीचर का रोल केवल इतना ही होता है। यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बाकी की चीज़ें अपने आप फेल हो जाती हैं। बट टीचर का रोल समझ लेना है क्योंकि कई बार हम पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को समझाना कि इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के जो सेंटेंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्या चीज़ सही होती, क्या चीज़ गलत होती है, जो सही होती वो सही क्यों होती है, जो गलत होती वो गलत क्यों होती है, इत्यादि इत्यादि। तो पहला होता है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आपकी स्पीकिंग प्लस राइटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आने वाले वीडियो में जहाँ पर एक एक लेसन बनाया जाएगा पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वहाँ पर आप जैसे जैसे उनको समझते जाएं वैसे वैसे आप उनकी प्रैक्टिस चालू करें, उनको बोलना चालू करें, उनको लिखना चालू करें। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे के लेसन को फॉलो करते जाएंगे धीरे 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 एक बहुत बड़ी मात्रा में आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ होंगे। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब जब ये आने लगता है तो उसके बाद होती है दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, वो होती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का आप सरल शब्दों में अर्थ समझ सकते हैं, वर्ड पावर। बोलचाल की भाषा में या लिखने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे वर्ड पावर के अंतर्गत आते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा शब्द होते हैं वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को उतनी स्पष्टता के साथ लोगों के साथ साझा कर सकता है, शेयर कर सकता है। और वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लिए भी प्रैक्टिस करें। अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस होती है बट इसमें सबसे आसान जो होती है दैट इज़ लिसनिंग एंड रीडिंग। आप लोगों को सुने जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, प्लस इस भाषा में लिखी हुई तरह तरह की जो चीज़ें हैं, बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इनको भी पढ़ना चालू करें। मैं डायरेक्ट आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। बिगिनर्स के लिए मैं शुरू में उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो चिल्ड्रंस शॉर्ट स्टोरीज़ आती हैं, इनका कलेक्शन आता है, उनको आप पढ़ना चालू करें। इसकी खास बात ये होती है कि चिल्ड्रन शॉर्ट स्टोरीज़ में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर अपने अपने डायलॉग कहता है उसमें। तो उनको पढ़ने से हमको बातें समझ में आती हैं कि इस बात को किस तरीके से कहनी है और एक पर्टिकुलर तरीके की बात करते समय किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या का अंत इससे हो जाता है चिल्ड्रन शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ने से। डायरेक्ट आप नावल पढ़ना चालू करेंगे तो उसमें हो सकता है बहुत सारे शब्द आपको समझ में ना आए और बार बार डिक्शनरी खोलना बहुत बोरिंग हो जाता है। इसकी बजाय अगर चिल्ड्रन शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो इसमें कॉमनली यूज्ड वर्ड्स का आमतौर पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो डिक्शनरी का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा। और शुरू में क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, अगर डिक्शनरी का इस्तेमाल करना भी पड़े तो बहुत हिचकिचाना नहीं चाहिए, उनका करना चाहिए प्रयोग। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा एक अपनी नोटबुक बना लें वोकैबुलरी के लिए अलग से, कि रोज़ जो भी नए शब्द आप सीख रहे हैं उसमें आप उनको नोट करें। एटलीस्ट रोज़ 5 से 10 शब्द हम सीखें, उनके सेंटेंसेस बनाएं
और न केवल लिखने तक में, आप बल्कि डिसाइड करेंगे जो नए शब्द सीखते जा रहे हैं उनको हम बोलने में भी प्रयोग करते जाएँ, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप इस काबिल बन जाते हैं कि अपनी बात को बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और बोलने में भी फ्लुएंसी बहुत ही नेचुरली आने लगती है। ये मैंने पहला लेसन बनाया था, ये समझाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को या दोस्तों को जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि आगे की जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से फॉलो करना है। तो उस चीज़ को समझें कि जब वीडियो आप देखेंगे तो उसको बहुत अटेंशन के साथ देखना, ताकि जो मेरा काम है समझाने का वो सही तरीके से कंप्लीट हो पाए, आप उस चीज़ को समझ पाएँ, और समझने के बाद उसको बोलना चालू करें, लिखना चालू करें। ये पूरी की जो बात है इसको आप सरल शब्दों में कह सकते हैं प्रैक्टिस। समझाने का काम मेरा है, प्रैक्टिस करने का काम आपका है। मेरा काम मैं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो सकता है मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने की कोशिश करूँगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप में से कुछ लोग जिन्हें भी लगता है कि इस क्लास को इम्प्रूव किया जा सकता है वो अपने सजेशन दें, अपना फीडबैक दें। इसमें कुछ कमी है तो वो भी आप बताएं, इसमें किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी आप बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सजेशंस को, जो भी रिलेवेंट सजेशंस होंगे उन्हें आने वाली क्लासेस में इनकॉर्पोरेट करूँ वीडियो के साथ, ताकि आपके लिए क्लासेस और ज़्यादा उपयोगी बन सकें। तो आज की बात बस इतनी ही। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ नया सीखेंगे। नेक्स्ट लेसन से ही हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे सेंटेंस बनाना, किस तरीके से अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। आपको अगर लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो खुद भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिन्हें डिफ़िकल्टी फील हो रही है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।